नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पर। और आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 बिहार बोर्ड का ये हमारी दुनिया बुक है, यानी भूगोल का ये बुक है। तो हम इस पृथ्वी के बारे में, इस वायुमंडल के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने वायुमंडल को पढ़ लिया है, पृथ्वी के संरचना के बारे में पढ़ लिया है, पर्यावरण के बारे में पढ़ लिया है। आज कह रहा है मानव पर्यावरण, मतलब मनुष्य का जो पर्यावरण है। पर्यावरण किसको कहते हैं? हम जहाँ पे रहते हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, वो हमारा क्या है? वो हमारी प्रकृति है। तो उस प्रकृति के बारे में हमको आज इसमें पढ़ना है। तो किसके बारे में? लद्दाख के प्रकृति के अंतःक्रिया, मतलब उसके अंदर किस तरह की बातें होती है, किस तरह की संरचना है, वहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का वायुमंडल क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों का पहनावा क्या है, वहाँ के लोगों का पर्व त्यौहार क्या है, ये सभी क्या हैं? वो सभी पर्यावरण है। इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने पर्यावरण किसको कहते हैं इसके बारे में पढ़ा है। तो आपको पता होगा कि पर्यावरण किसको बोलते हैं? अंतःक्रिया, मतलब अंदर की क्रिया, यानी लद्दाख प्रदेश में अंदर की क्रिया, यानी वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, वहाँ का वायुमंडल क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें एक स्टोरी के रूप में दिया हुआ है। तो हम रीड करेंगे और हर संभव उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जून माह के एक रविवार को दिनेश अपने दोस्त सोनू के घर गया हुआ था। वहाँ उसकी भेंट दिनेश के चाचा से हुई, जो सेना में मेजर हैं और द्रास सेक्टर से अभी अभी घर पहुँचे थे। दिनेश ने उनका अभिवादन किया और चरण स्पर्श किया। चाचा ने बड़े दुलार से दिनेश को गोद में उठाया हुआ उससे उसकी पढ़ाई के विषय में पूछा। साथ ही साथ चाचा ने अपना बक्सा खोलकर सामान निकालना शुरू किया। सामान में ऊनी टोपी, मोजे, स्वेटर, कोट देखकर दिनेश को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इस गर्मी के मौसम में चाचा इन गर्म कपड़ों को बक्से में क्यों रखे हुए हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ? देखिए, जून के महीने में। तो जून का जो महीना होता है, हम बिहार में हैं, तो बिहार में जून के महीने में कमोबेश पूरे बिहार में बहुत अधिक गर्मी होती है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में थोड़ा कम और गंगा से दक्षिणी क्षेत्र में थोड़ा अधिक, लेकिन गर्मी बहुत होती है। 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। तो गर्मी बहुत होती है। लेकिन दिनेश ने क्या देखा कि सोनू के चाचा जो छुट्टियों पे घर आए हुए थे, वो अपने बक्से से ऊनी टोपी और स्वेटर और मोजा ये सब निकाल रहे थे। तो दिनेश को आश्चर्य हो रहा था कि इस गर्मी के मौसम में चाचा जी इन गर्म कपड़ों को, जो हम ठंडी में पहनते हैं, ठंड के मौसम में पहनते हैं, उन कपड़ों को इस गर्मी के मौसम में चाचा क्यों बक्से में रखे हुए थे। उसने सोनू के चाचा से पूछा, चाचा जी, इतनी गर्मी में आपने इतने गर्म कपड़े अपने पास क्यों रखे हैं? उसको नहीं रहा गया, उसने पूछा कि चाचा जी, आप इतनी गर्मी में ये गर्म कपड़े क्यों रखे हैं? चाचा हंसते हुए बोले, बेटे मैं फौजी हूँ। फौजी मतलब जो देश की सीमाओं पे देश की रक्षा करते हैं, उसको फौजी बोलते हैं। अभी लद्दाख में तैनात हूँ। लद्दाख जो है हमारा हिंदुस्तान का सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है, उत्तरी भाग जो है, उसके पूर्वी हिस्से को लद्दाख बोला जाता है। यानी आप जो इस नक्शे में इस तरह से जो ऊपर जाते हैं, तो ये वाला जो भाग होता है, इसके पूर्वी भाग में लद्दाख होता है। वो नक्शे पे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। वहाँ और यहाँ की जलवायु में बहुत अंतर है। क्या कहा चाचा हंसते हुए? क्या बोले? बेटे मैं फौजी हूँ, अभी लद्दाख में तैनात हूँ। वहाँ का जीवन और मौसम यहाँ के जैसा नहीं है। वहाँ और यहाँ की जलवायु में बहुत अंतर है, इसलिए ये चीज़ें साथ रखनी पड़ती है। अब देखिए,
जलवायु किसको कहते हैं ये आपको पता होगा। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति और वहाँ का पर्यावरण और वहाँ का वायुमंडल, ये सब मिलके वहाँ का जलवायु कहलाता है। तो हम लोग जिस बिहार प्रदेश में हैं यहाँ की जलवायु अलग है, और जिस स्टेट के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं वो लद्दाख, वहाँ की जलवायु अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हम समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचाई पे हैं और वो समुद्र तल से 3600 मीटर ऊंचाई पे है। मालूम है लद्दाख को वहाँ की भाषा में खापाचान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। हिम किसको कहते हैं? बर्फ को कहते हैं। हिम की भूमि यानी बर्फों की भूमि, अर्थात बर्फ वाली जगह जहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो। तो क्या वहाँ अभी सर्दी पड़ रही है? ये दिनेश ने पूछा कि क्या वहाँ अभी सर्दी पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, यह कहते हुए उन्होंने अपने बक्से से भारत का मानचित्र निकाला और ज़मीन पर बिछाते हुए पूछा, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? दिनेश और सोनू तुरंत बोल पड़े, जम्मू और कश्मीर। अब आप देखिए, सबसे पहले आप ये हिंदुस्तान का आप नक्शा देख पा रहे हैं। ये जो सबसे ऊपरी वाला भाग है इसी को जम्मू और कश्मीर बोलते हैं। तो ये जो जम्मू और कश्मीर का ये पूर्वी वाला भाग जो है, जो तिब्बत की सीमा से जाके लगता है, जिसको अभी चीन के कब्जे में है लेकिन वो तिब्बत है। तो तिब्बत की सीमा से जो लगने वाला भाग है हिंदुस्तान का, इसको बड़े भाग में इस तरह से देखिए। तो ये जो पीला वाला भाग है ये पूरा का पूरा आपका जम्मू एंड कश्मीर है। इसका ये पीला वाला भाग जो है ये हमारा लद्दाख है। इसी से वो अभी सोनू के चाचा ड्यूटी करके वापस आए थे। चाचा क्या बोले, जब दिनेश और सोनू ने एक साथ बताया कि भारत के सबसे उत्तर में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो उसके चाचा क्या बोले, शाबाश। अब नक्शे को गौर से देखो, लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में शुष्क शीत उच्च भूमि है। मतलब वो क्या है, समुद्र तल से काफ़ी ऊपर है, इस वजह से वहाँ ठंड अधिक होती है। देखिए, जो तिब्बत के पठार का एक हिस्सा है, इस क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 3600 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु शीतल और हिमालय पहाड़ के वृष्टि छाया में पड़ने के कारण शुष्क है। यहाँ सालों भर खूब ठंड पड़ती है। दिसंबर जनवरी के महीनों में पानी बर्फ हो जाता है, इसलिए वहाँ मई जून के महीने में भी गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या है, उसके चाचा ने क्या कहा, मैंने इससे पहले आपको बताया कि हमारा जो बिहार प्रदेश है वो समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पे है, लेकिन ये जो लद्दाख है ये समुद्र तल से 3600 मीटर ऊंचा है। इस वजह से वहाँ जो है ठंड अधिक होती है और वो हिमालय के वृष्टि छाया में है, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला के करीब है। इस वजह से वहाँ दिसंबर जनवरी के महीनों में तो पानी भी बर्फ़ बन जाता है, यानी वहाँ जो झील हैं वो झील जम के बर्फ़ हो जाता है और उस झीलों पर लोग यूं ही दौड़ते हैं और खेलते हैं। वहाँ जो पंप की व्यवस्था है, पानी का जो पाइपलाइन है, उसमें बर्फ़ जम जाता है सर्दियों के मौसम में, यानी दिसंबर जनवरी में। और मई जून जब हमारा बिहार तप रहा होता है, यहाँ लू चल रही होती है, उस समय लद्दाख में इतनी ठंड होती है कि वहाँ स्वेटर, मफलर, जैकेट को पहनना ज़रूरी होता है। बरसात के महीने में क्या होता है, सोनू ने पूछा। पानी कभी कभी बरसता है, हाँ बर्फ़ ज़रूर गिरती रहती है, पानी की बूंदों की तरह, चाचा ने कहा। मतलब जिस तरह हमारे यहाँ बरसात होती है उसी तरह बरसात के मौसम में भी लद्दाख में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े वो गिरते ही रहते हैं।
दिनेश और सोनू दोनों चकित थे। सोनू ने पूछा, फिर तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। अब दोनों अवाक। फिर भला जीवन कैसा होगा? दोनों एक साथ पूछ बैठे। जब पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो जीवन जीने में तो कठिनाई होगी ही, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमको कहाँ से प्राप्त होता है? उन्हीं पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और लद्दाख जैसे प्रदेश में बहुत कम मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बेटे, उच्च शुष्कता के कारण प्रदेश उजाड़ है और वनस्पति कम है। उच्च शुष्कता मतलब वहाँ जो है ठंड अधिक होने के कारण क्या है, वो प्रदेश उजाड़ है। उजाड़ किसको बोलते हैं? जहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे नहीं हों, वनस्पति यानी वन नहीं हो, बड़े बड़े वृक्ष नहीं हो। घाटी में कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। सफेदा और वेद के वृक्ष जहाँ तहाँ मिलते हैं। सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ मिलते हैं। सूखे मेवे के अलावे पेड़ों के ईंधन और मकान बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती है। प्रायः हरियाली देखने को नहीं मिलती है। यहाँ की द्रास घाटी में अच्छी किस्म का जीरा पैदा किया जाता है। जौ, जई, गेहूँ और आलू भी पैदा किया जाता है। तो अब अभी तक लद्दाख प्रदेश के पर्यावरण के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा, क्या देखा, क्या जाना? अधिक ऊंचाई के कारण वहाँ सालों भर ठंड होती है, बरसात कम होती है और वहाँ उच्च शुष्कता का वो प्रदेश है, इसलिए वो उजाड़ प्रदेश है। वहाँ वनस्पति की कमी है, लेकिन जो कुछ वनस्पति है उसमें से क्या है, बेद के वृक्ष, सफ़ेदा और बेद के वृक्ष वहाँ मिलते हैं। वहाँ सेब, खुबनी और अखरोट के पेड़ मिलते हैं। सूखे मवे के अलावे पेड़ों से ईंधन एवं मकान बनाने में हम लकड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। और क्या होता है, वहाँ पे जौ, जई, गेहूँ और आलू भी पैदा किया जाता है। तो ये सब वहाँ के उपजने वाले सामग्री में से आ गया। चाचा जी, वहाँ नदियाँ हैं? दिनेश ने पूछा। है ना, सिंधु नदी लद्दाख से होकर ही बहती है। ये जो सिंधु नदी है वो किससे होके बहती है? लद्दाख से होके ही बहती है। सयोक, नुब्रा, छौ आदि बड़ी नदियां हैं। विद्युत उत्पादन के लिए इन नदियों का पानी काफ़ी उपयोगी हो सकता है। जहाँ कहीं भी झरने हैं, आबादी भी उसके आसपास ही है। वहाँ के पानियों का मुख्य स्रोत क्या है? नदियाँ हैं और फिर झरने हैं। और जहाँ जहाँ झरने और नदियाँ हैं वहीं आबादी है, यानी वहीं पे लोग बसे हुए हैं। और जानवर? इस बार सोनू ने पूछा। यहाँ याक नामक जानवर मिलता है जो भैंस से मिलता जुलता होता है। इसके दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए करते हैं। जंगली भेड़ें, कुत्ते और जंगली बकरियां भी मिलती हैं। इन पशुओं से दूध, मांस, खाल प्राप्त करते हैं। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए होता है। यहाँ कंबल, टोपी, लोइयाँ, कपड़े और ऊन से बने जूतों के कुटीर उद्योग हैं। क्या हुआ? यहाँ याक नामक जानवर को पोसा जाता है, पाला जाता है। जिस तरह हम लोग बिहार में गाय और भैंस को पालते हैं, उसी तरह लद्दाख प्रदेश में याक नामक जानवर को पाला जाता है जो भैंस से मिलता जुलता होता है। इसका दूध, पनीर और मक्खन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जंगली भेड़ें, कुत्ते और जंगली बकरियां भी मिलती हैं। इन पशुओं से दूध, मांस, खाल प्राप्त करते हैं। हाँ, भेड़ और बकरी के बालों से हम क्या करते हैं? कंबल, टोपी, लोहिया, कपड़े और ऊन से बने जूते, ये सब भी बनाते हैं। ये वहाँ के क्या हैं? कुटीर उद्योग हैं। लद्दाख प्रदेश के कुटीर उद्योगों में क्या बनता है? कंबल। जैसे हमारे आपके बिहार में जो सिल्क है, वो भागलपुर में सिल्क जो है वो कुटीर उद्योग है। वहाँ सिल्क के कपड़े बनते हैं, जिसका आप साड़ी भी बनाते हैं, कुर्ता बनाते हैं। हाँ, तो उसी तरह
लद्दाख प्रदेश का कुटीर उद्योग क्या हो गया, ये कंबल, टोपी, लोइयाँ, ऊनी वस्त्र और ऊनी जूते बनाने का जो है ये कुटीर उद्योग है। चाचा जी वहाँ सड़कें कैसी हैं, बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने लद्दाख प्रदेश के पर्यावरण में वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ उपजाए जाने वाले फसल के बारे में देखा, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ बहने वाली नदियाँ और झीलों के बारे में पढ़ा। अब वहाँ के पशु पक्षियों के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब वहाँ की यातायात के बारे में अब हम जान रहे हैं कि चाचा जी वहाँ सड़कें कैसी है, बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। चाचा ने थोड़ी गंभीरता से कहा, वहाँ आवागमन की सुविधा बहुत ही कम है। लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है, जो सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा है। रेल तो वहाँ है नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 लेह को जो जिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। चाचा जी ने क्या कहा, आवागमन की सुविधा बहुत ही कम है। लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है। लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है, जो सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। रेल तो वहाँ नहीं है, यानी लद्दाख प्रदेश में रेलगाड़ी नहीं चलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 लेह को जो जिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ये दर्रा किसे कहते हैं, दो ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच का जो समतल पठार सा भाग होता है उसी को दर्रा बोलते हैं। तो वो उस दर्रे से होते हुए उसको कश्मीर घाटी से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा लद्दाख से होकर गुजरता है। लेह से मनीला तक एक सड़क रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है, जिसमें बहुत बड़ी सुरंग बनाई जा रही है ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भारत से संपर्क बना रहे। हम सैनिकों को अक्सर हेलीकॉप्टर से ही आवागमन करते हैं। पगडंडियाँ भी आवागमन का मुख्य मार्ग है। अभी भी लद्दाख जैसे प्रदेश में, जो पहाड़ों वाला प्रदेश है और हिम क्षेत्र वाला प्रदेश है, तो वहाँ अभी भी पगडंडियों के सहारे लोग एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं। बाप रे, सोनू बोला, वहाँ के लोग कैसे होते हैं चाचा जी, क्या हम जैसे? अब देखिए, इसमें क्या बताया गया कि वहाँ जो आवागमन का साधन है वो क्या है, बहुत ही सीमित है। कुछ दर्रों से होकर, पहाड़ों पे तो आप सड़क नहीं बना सकते हैं। दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता है, उस रास्ते से आप सड़क को बना के और एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। उसमें भी जब बहुत अधिक बर्फबारी होने लगती है तो फिर आपकी सड़कें बाधित हो जाती है और आप नहीं आ जा पाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा सुरंग बनाया जा रहा है ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भारत से संपर्क बना रहे। यानी पहाड़ को काट के, पहाड़ के अंदर से ही रास्ता बना के और उसको लद्दाख से जाके निकाल देगा बाहर किसी दर्रे के पास, तो फिर वहाँ से अन्य राज्यों के साथ उसका संपर्क बना रहेगा। हाँ, वहाँ के लोग भी हम जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका कद छोटा और शरीर सुडौल होता है। वहाँ के निवासी ईरानी और मंगोल प्रजाति के हैं। ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो कहलाते हैं। वहाँ के जो, अब देखिए, वहाँ का अभी तक जो हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने वहाँ के संरचना के बारे में पढ़ा। वहाँ का मतलब भौगोलिक क्षेत्र किस तरह का है, पहाड़ों वाला है, हिम है यानी बर्फ़ है, बहुत ऊंचाई पे बसा हुआ है। उसके बाद वहाँ के वनस्पति के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। उसके बाद वहाँ के मतलब जीव जंतुओं के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया है। वहाँ के यातायात के साधनों के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो गया। लद्दाख जैसे प्रदेश में रेल लाइन ही नहीं है, ये आपको पता चल गया। अब हम लोग वहाँ के निवासी, वहाँ बसने वाले लोगों के बारे में जान रहे हैं। तो क्या है, वहाँ का निवासी क्या है, ईरानी और मंगोल प्रजाति के लोग हैं। ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरा कहलाते हैं, ये मुसलमान हैं, जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं तो वो मंगोल, लेकिन वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। लद्दाख में बौद्धों के कई बड़े बड़े मठ हैं।
इन मठों को गोम्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दाख में जो बौद्ध का मठ है उसको क्या कहते हैं? गोम्पा कहते हैं। हेमिस थिक्से लामायुरु प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, पता है। इन मठों को चारों तरफ से रंग बिरंगे झंडे पताकों से घेर देते हैं क्योंकि इनकी मान्यता है कि इन पताकाओं में लिखे संदेश हवाओं के साथ सीधे ईश्वर तक पहुंचते हैं। ये जो बौद्ध मठ हैं, इस बौद्ध मठ में बहुत सारे ध्वजा और पताके लगा दिए जाते हैं और उन पताकों में बहुत तरह के संदेश लिखे होते हैं। और बौद्ध धर्म के धर्मावलंबियों की मान्यता है कि उन पताकों में लिखे शब्द हवा के साथ वो भगवान तक पहुंच जाते हैं और भगवान को हमारा संदेश मिल जाता है। यह कहते हुए उन्होंने बक्से से डिब्बा निकाला और पेड़ा निकाल कर दोनों बच्चों की ओर बढ़ा दिए। ये पेड़े याक के दूध से बने हुए हैं, खाकर देखो। सोनू और दिनेश ने पेड़े ले लिए और खाते हुए बाहर खेलने चले गए। दोनों आपस में ये भी बातें कर रहे थे कि एक ही देश में कितनी अलग अलग परिस्थितियां और जलवायु हैं। व्यक्ति किस तरह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। सचमुच प्रकृति हमारी कितनी मददगार है। क्या आपको नहीं लगता है कि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं वहाँ के जानवर, फसलें, कपड़े, वनस्पतियाँ जलवायु के अनुकूल ढलने में हमारे सहयोगी हैं? ये बात सही है कि हम जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस जलवायु में रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, जिस तरह का भोजन करते हैं, इसमें वहाँ के लोगों के द्वारा भोजन करने के बारे में इस चैप्टर में नहीं बताया गया है कि वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, वो क्या क्या खाते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत ये भी आता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है। तो हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ की हर एक चीज़ वो हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर है, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन आंसर को खुद से अच्छी तरह कर पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन आंसर को ठीक से नहीं कर पाते हैं तो हमको कमेंट्स करें, हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे। और अगर आप बिहार बोर्ड का इस 7 क्लास का इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप इस चैनल को अपने YouTube के सर्च बार में सर्च करेंगे, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ आप ट्रांसलेशन और ग्रामर और इस 7 क्लास का इंग्लिश भी पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्लास में।